Hello everyone, welcome to current batch for board 2025. In this lecture, we are going to do chapter number 3 of your class 12 political science, जिसका नाम कंटेम्प्ररी साउथ एशिया है. इसमें आज हम कुछ इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपके 2025, 2024 और 2023 के जो CUET के क्वेश्चन थे और बोर्ड के क्वेश्चन थे, दोनों को इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ में इंक्लूड किया है मैंने. तो इस क्वेश्चन को अगर आप कर ले रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है. आप अपने ड्रीम जो नंबर आप पाना चाहते हो, जितने परसेंटेज आप स्कोर करना चाहते हो, आप उसको इजीली स्कोर कर सकते हो. तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए. आप अगर 90% से ज़्यादा स्कोर करोगे, ठीक है, 90% से ज़्यादा स्कोर करोगे, और अगर आप हमारे इस करंट बैच से जुड़े हुए हो, जो जिस सीरीज में हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आप इसको देखते हो, रेगुलर फॉलो करते हो, तो अगर आपके 90% से ज़्यादा आएंगे तो हम आपकी जो फ़ोटो है विथ आपके रोल नंबर, आप इस पे हॉल ऑफ फेम पे हम आपकी फ़ोटो लगाएंगे यहाँ पे. और हाँ, साथ में आपको हम अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करेंगे, वहाँ पे भी आपकी स्टोरी पोस्ट होगी. उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, जितने भी फ्री PDF हैं आपके, या फिर ये नोट्स हैं, फ्री क्वेश्चन हैं, सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है. तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर ले, और आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे दो. वो हमारे लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि हम उसको देख के और इम्प्रूव कर सकते हैं आप खुद को. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन. सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूड इन साउथ एशिया. देखो, अब जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ जो हमारा चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया के बारे में डील करता है. तो आपको सबसे पहले साउथ एशिया के बारे में पता होना चाहिए. साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो यही पहला क्वेश्चन है कि साउथ एशिया में इसमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो साउथ एशिया में नहीं आती है. ठीक है, तो साउथ एशिया में हम देख लेते हैं पहले कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं. ठीक है, तो साउथ एशिया में आती है पहले, वेट चेंज कर लो मैं, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया. ठीक है, ये सात कंट्री आती हैं आपके साउथ एशियन कंट्रीज़ में. ठीक है, तो देखो इसमें से कौन से ऑप्शन में है. चाइना नहीं है. ठीक है, क्योंकि चाइना ईस्ट एशिया का पार्ट है. ठीक है, ईस्ट एशिया का पार्ट है. ये साउथ एशिया में सिर्फ ये 7 कंट्रीज ही आती हैं. वैसे उसको हम म्यांमार को और अफगानिस्तान को भी ऐड करते हैं, लेकिन आपके बुक में ये सिर्फ 7 ही दिया हुआ है, तो आप 7 पे ही फोकस करिए. ठीक है, अगर क्वेश्चन कहीं आया तो आपको ये 7 ही याद रखने हैं. और आप अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हैं. आपका भी टाइम कम लगेगा और आपको ईजिली समझ में भी आएगा. ठीक है, फॉर बेटर एक्सपीरियंस, राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अपना. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट साउथ एशिया. साउथ एशिया के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको इसमें से गलत बताना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, आपको वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, साउथ एशिया इंक्लूड नेशन लाइक पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया एंड भूटान. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, ये सही ट्रू स्टेटमेंट है. हिमालय इज नॉर्थ, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी इन द साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड नेचुरल फ्रंटियर टू दिस रीजन. इस पर हम थोड़ा सा भी देखेंगे, इसको गौर करेंगे. ठीक है, इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया. बिल्कुल सही है. ऑल आर रॉन्ग, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें से कुछ तो है जो गड़बड़ है. इसको हम देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट को. ठीक है, देखो साउथ एशिया जो कंट्री है उसकी जो नॉर्थ में है ना, मतलब ये देखो, ये एक हम ये बनाते हैं तो इधर ईस्ट आता है, ये वेस्ट है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ. ठीक है, अब देखो हिमालय साउथ एशिया के नॉर्थ में है. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, हिमालय नॉर्थ में है. ठीक है, बे ऑफ बंगाल किधर है यार. बे ऑफ बंगाल अगर इंडिया से देखो तो किधर है, इधर है. ठीक है, ईस्ट में है. ठीक है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है. ठीक है, अरेबियन सी किधर है, वेस्ट में है. ठीक है, सॉरी, इधर
अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है। और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर आपको साउथ एशिया समझना है तो आप अपने माइंड में इंडिया का पूरा मैप, जो ना इंडिया का मैप अपने पास रखो, तो इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग आप आराम से इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो नॉर्थ में इंडिया के क्या है, हिमालय है, ठीक है, साउथ एशिया के, बिल्कुल सही बात है। इंडियन ओशियन किधर दिखाया है, इंडियन ओशियन साउथ में दिखा रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल वेस्ट में दिखा रहा है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल ईस्ट में होना चाहिए और अरेबियन सी में क्या होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सही है, ये वाला रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है इसके लिए। ये सीयूईटी में वो क्वेश्चन है, तो सीयूईटी पहले मैं बता दूं कि ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, आप नेशनल लेवल पे कम्पीट करते हो, तो इतना इजीली क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे आपसे, आपको थोड़ा सा मेहनत एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सारे आपसे सॉल्व हो सकते हैं, वरना बिल्कुल आप मतलब थोड़ा सा मेहनत तो करो आप, क्योंकि बोर्ड से बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बोर्ड से कंपेरेटिवली हाई होता है लेवल सीयूईटी का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज फेस मिलिट्री रूल। तो इंडिया में मिलिट्री रूल कभी लगा नहीं है आज तक, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है, सॉरी बांग्लादेश तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं अपना। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउथ एशिया इज रॉन्ग। साउथ एशिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है, ठीक है। ऑल कंट्रीज इन साउथ एशिया आर डेमोक्रेटिक, ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये तो पहले ही मिल गया कि नहीं है। क्यों, क्योंकि आप अगर आप देखो इंडिया में, देखो इंडिया में डेमोक्रेसी है, फिर अगर आप पाकिस्तान में देखोगे वहाँ पे मिलिट्री रूल आ चुका है, बांग्लादेश में आप देखोगे मिलिट्री रूल आ चुका है, आप नेपाल में देखोगे वहाँ पे मोनार्की होती है। तो इसका आंसर हमें जाने कहीं और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट 1 पे क्लिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, मीन्स आपको सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे आपको सीक्वेंस में लगाना होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला, इंडिया एंड पाकिस्तान इमर्ज एज इंडिपेंडेंट स्टेट, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1947 में, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड इंडस वाटर ट्रीटी, ये कब किया था इंडिया एंड पाकिस्तान ने, इसने किया था 1960s में, ठीक है। साउथ एशियन लीडर साइन सार्क चार्टर एट फर्स्ट टाइम इन ढाका, ये सार्क चार्टर कब साइन हुआ था, 1985 में, ठीक है। जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है, ये सार्क, जैसे आसियान आपने पढ़ा था, आसियान जो आसियान देश है उनका ऑर्गेनाइजेशन है, तो साउथ एशिया में ये जो 7 कंट्री है ना, इन्होंने मिलकर बनाया था सार्क, ठीक है, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसको कब बनाया गया था, इसको 1985 में ढाका डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया गया था। जैसे कि आपको याद होगा, आसियान जो था वो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया गया था, तो जो शार्क है वो किसके थ्रू बनाया गया था, ढाका डिक्लेरेशन के, ठीक है, DHA के ढाका डिक्लेरेशन के थ्रू, ठीक है। देखो साफ्टा साइंड एट 12th सार्क समिट इन इस्लामाबाद, ये कब हुआ था। साफ्टा क्या होता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जो साउथ एशियन कंट्री हैं इन्होंने एक दूसरे को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन किया था, इन्होंने साइन किया था इसको 2004 में, साफ्टा साइन हुआ था, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो आप 1 2 3 4 लगा दो, 1 2 3 4, आंसर इज करेक्ट। साफ्टा मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो अगर एक दूसरे से ट्रेड करेंगी तो कोई भी कंट्री एक दूसरे के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगा, यानी टैक्सेस नहीं लगाएगा, ठीक है। बट आज भी अगर हम देखें तो जो सार्क है वो इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जो 2 बड़े देश हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो इसका कोई आगे का फ्यूचर नहीं है, ठीक है। और बहुत दिनों से इसका कोई मीटिंग भी नहीं हुई है, तो ये ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है ठीक है। अब यहाँ से आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से आपके लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं CUET में और बोर्ड्स में बनते रहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जनरल अयूब खान। अब अयूब खान कौन था भाई, ठीक है। तो आपको पता होगा 1947 में पाकिस्तान इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद हुआ, और 1958 तक इसने 6 PM देख लिए भाई, यानी 3 इधर और 8 इधर, 8 3 11 साल में 6 PM चेंज हुए इनके, ठीक है। 6 PM चेंज हुए। तो 1958 में वहाँ के जो मिलिट्री जनरल थे, जनरल अयूब खान, इन्होंने वहाँ पे
एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर में ले लिया, ताकि मिलिट्री का तख्ता पलट कर दिया। समझ में आ गया आपको बात? तो ही टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन 1958, बिल्कुल सही बात है। ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड आफ्टर टेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। जब इन्होंने सब कुछ अपने अंडर में ले लिया, जो सरकार थी उसको उखाड़ के फेंक दिया और खुद को वहाँ पे जाके इलेक्ट करा लिया कि हाँ अब मैं ही यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, ठीक है। ही गेव अप हिज ऑफिस टू जनरल जियाउल हक, नहीं, इन्होंने 1958 से लेके 1969 तक इन्होंने वहाँ पे वो किया, गवर्नमेंट चलाई इन्होंने। फिर 1969 में इन्होंने याया खान को, याया खान को इन्होंने 1969 में अपनी ऑफिस सौंप दी थी, ठीक है। तो जनरल जियाउल हक को नहीं, इन्होंने जनरल याया खान को सौंपा था। मीन्स अगर आपको ट्रू बताना है तो 1 और 2 करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फेस्ड बांग्लादेश क्राइसिस, मतलब पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जनरल था उस टाइम पे 1972 में जो बांग्लादेश वॉर हुआ था 1972 में, उस टाइम पे कौन था उस टाइम पे वहाँ का मीन्स पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 1958 से 69 तक कौन थे, अयूब खान थे। उसके बाद उन्होंने 1969 को में किसको दे दिया था, याया खान को सॉरी। तो 1969 से 72 तक, ठीक है, 1969 से 1972 तक कौन था, याया खान थे। तो ठीक है, जनरल याया, बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पे जनरल कौन थे पाकिस्तान मिलिट्री के, जनरल याया खान थे, और यही गवर्नमेंट भी चला रहे थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर लीड्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पाकिस्तान एंड इन विच ईयर, ठीक है। अब आपको बताना है कि पाकिस्तान में सबसे पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसने चलाई थी, किसने रन किया था और किस ईयर में रन किया था, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि जनरल अयूब खान पहले थे, फिर जनरल याया खान आए 1969 में, फिर 1972 तक, ठीक है, यानी 71 तक वो थे, जब तक पाकिस्तान और वो बांग्लादेश वॉर नहीं हुआ। 1971 के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आती हैं, ZULFIKR, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, BHUTTO भुट्टो आते हैं, और ये 1977 तक, ठीक है, 1977 तक रहते हैं, ठीक है। और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है पहली बार। तो 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहली बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर बनती है यहाँ की, पाकिस्तान की, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। Who led the popular movements against वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन। अब देखो, जब मीन्स अगर आप पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान के पहले 2 टुकड़े हुआ करते थे, ठीक है, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, ठीक है। तो वेस्ट पाकिस्तान, जब ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे कौन से लीडर थे जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी, मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो वो थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, जिनकी आज मूर्ति तोड़ी जा रही है बांग्लादेश में, वही, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। और उन्हीं की बेटी शेख हसीना थी जो अभी तक गवर्नमेंट में थी, और वो अभी जो मूवमेंट हुआ उसके बाद भाग के इंडिया में आई है, ठीक है। शेख हसीना बेटी थी शेख मुजीबुर रहमान की, ठीक है। और इन्हीं को बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, जैसे हमारे महात्मा गांधी हैं वैसे इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बांग्लादेश। इसमें से कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। सॉरी, बांग्लादेश was the part of Pakistan since earliest time, ठीक है। बांग्लादेश वॉज मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, बिल्कुल सही बात है, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, ठीक है। द पीपल ऑफ पाकिस्तान प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है कि बांग्लादेश के लोग जो डोमिनेशन था ईस्ट पाकिस्तान का, उसको लोग उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो वो लोग उर्दू लैंग्वेज थोप रहे थे, क्योंकि जो बांग्लादेशी हैं वो बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, तो जो ईस्ट पाकिस्तानी थे वो उसके ऊपर ज़बरदस्ती उर्दू थोप रहे थे, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था।
बांग्लादेश बिकेम सोवरेन कंट्री 1972, बिल्कुल सही बात है। इसमें से एक इनकरेक्ट है, वो है पहला। क्यों पहला इनकरेक्ट है? बांग्लादेश वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान सिंस अर्लीस्ट टाइम लिखा हुआ है भाई, तो अर्लीस्ट टाइम नहीं, पाकिस्तान खुद 1947 में जन्मा है, ठीक है, 1947 में जन्मा है। तो ये अर्लीस्ट टाइम में पाकिस्तान का कैसे पार्ट हो सकता है जब पाकिस्तान ही खुद जन्मा है कुछ टाइम पहले? तो समझ में आई बात? तो अगर यहाँ पे इंडिया होता तो इंडिया बिल्कुल सही था कि इंडिया का पार्ट था बांग्लादेश अर्लीस्ट टाइम से 1947 में अलग हो गया था, ठीक है। अब इसको आप अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन सारे स्टेटमेंट्स को, ठीक है। स्टेटमेंट दिया हुआ है कुछ, अंडर द रूल ऑफ याया खान, जो 1969 से 71 तक रूल किया था इन्होंने। अंडर द रूल ऑफ याया खान ब्रूटल सप्रेशन ऑफ मूवमेंट इन ईस्ट पाकिस्तान, जो भी मूवमेंट स्टार्ट हुए थे ईस्ट पाकिस्तान में यानी बांग्लादेश में, उसको इन्होंने बहुत ब्रूटली कुचला था, यानी जो किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा था। फिर इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, जिसको हम बांग्लादेश वॉर जानते हैं 1972 में। सरेंडर ऑफ पाकिस्तान फोर्सेज एंड द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, ठीक है। लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, अब इसको हम थोड़ा सीक्वेंस में लगाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ना, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब CUT के भी क्वेश्चन है इसमें और बोर्ड्स के भी क्वेश्चन है। तो आप इसका थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप इसको ईजिली कर लोगे। क्यों? देखो 1971 में जो भी मूवमेंट हुए थे उसको सप्रेस किया गया था याया खान के दौरान, ठीक है, पहली बात ये। इसको हम लगा देते हैं A, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने सप्रेस किया उस सारे मूवमेंट को, तो बहुत बड़े लेवल पे बांग्लादेशी जो थे वो इंडिया आने लगे, यानी माइग्रेशन होने लगा, ठीक है, B, ठीक है। अब जब बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होने लगा तो इंडियन गवर्नमेंट को चिंता होने लगी कि इतने लोग आ रहे हैं, हम इनको रखेंगे कहाँ। इसकी वजह से वॉर स्टार्ट हो गया, यानी C, ठीक है। अब जब वॉर स्टार्ट हो गया तो वॉर के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया, बहुत सारी फोर्सेस ने, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का बन गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पहला A होगा, फिर D होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, ऐसे क्रिएशन इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, ठीक है। सॉरी यार, सर्दी हो गई है ना। देखो, आफ्टर असैसिनेशन ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, जियाउर रहमान फॉर्म्ड हिज पार्टी कॉल्ड। अब देखो, अभी हमने बताया कि 1972 में जो वॉर हुआ था बांग्लादेश वॉर, उसके बाद वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जो थी वो पार्टी ने वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म की, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने। लेकिन क्या हुआ 1975 में 1975 में जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके जो पार्लियामेंट्री फॉर्म था गवर्नमेंट का, उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म कर दिया था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, ठीक है। मीन्स वो सारा जो अभी अगर आप हमारा देखो तो हमारे सिस्टम में किसी एक के पास सब कुछ पावर नहीं है, सारा पावर नहीं है, पावर डिस्ट्रीब्यूट है एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में, जुडिशरी में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 1975 में, पहले जब 1972 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसने भी अपने आप को इंडिया के ही रास्ते पे रखा था कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म में कोई भी पावर एक के हाथ में नहीं होगी और सेकुलर स्टेट हम रहेंगे। लेकिन 1975 में उनको थोड़ा सा लालच आ जाता है, इंसान जब थोड़ा सा पावरफुल होता है तो उसको और ज़्यादा लालच आता है। तो 1975 में क्या हुआ, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके जो पार्लियामेंट्री फॉर्म था उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म कर दिया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। तो इन्होंने ये पहला काम किया, ठीक है। और दूसरा काम ये कर दिया कि जो भी पार्टीज थी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज बैंड एक्सपेक्ट अवामी लीग इन्हीं की पार्टी थी। तो इन्होंने अवामी लीग को छोड़ के सारे पार्टीज को बैन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या, उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब हुआ ना, ये सब होने लगा तो एक मिलिट्री जनरल थे, जनरल जियाउर रहमान
रहमान, ZIAHU, जियाउर रहमान, जियाउर रहमान, इन्होंने इनको मार दिया, असैसिनेट कर दिया 1975 में। ठीक है, 1975 में जनरल जियाउर रहमान ने शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया। उसके बाद उसके बाद एक पार्टी बनाई जिसका नाम था बांग्लादेश नेशनल पार्टी। उसके बाद 1979 में ये पार्टी इलेक्शन जीतती है और जियाउर रहमान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो शेख मुजीबुर रहमान थे जिसको 1975 में असैसिनेट कर दिया गया, उनकी बेटी शेख हसीना थी जो अभी तक गवर्नमेंट में थी और अब यहाँ से भाग के इंडिया में आ गई हैं। और जो शेख जियाउर रहमान थे, इनकी पत्नी को वहाँ पे लॉकअप में रखा गया था, जो इस टाइम पे आज़ाद होकर इस टाइम पे गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, हु असैसिनेट जियाउर रहमान। ठीक है, अब देखो शेख मुजीबुर रहमान को उन्होंने मारा, ठीक है, जियाउर रहमान ने। अब जियाउर रहमान को लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद ने मार दिया था। ठीक है, HM इरशाद ने इनको जनरल शेख जियाउर रहमान को मार दिया था। ठीक है, अब इनको भी बहुत जल्दी एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था और फिर धीरे धीरे इन्होंने खुद को इलेक्शन के थ्रू 5 साल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया। देखो कितना जो हमारे अगल बगल देश हैं, जो भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हैं, उसमें हम देखोगे कि जनरली एक दूसरे को मारते रहते हैं। जैसे आप मुगल में देखते थे या फिर पिछले हर टाइम से देखते थे, एंशिएंट टाइम से, कि मुगल टाइम में या फिर जो भी मुस्लिम राजा होते हैं वो एक दूसरे को मारते रहते हैं। अपने पापा का ही मर्डर कर दिया, अपने भाई का ही मर्डर कर दिया। वैसे इस टाइम तक करंट तक अभी भी चलता आ रहा है कि जनरल ने एक जनरल को मारा फिर उसने वो कर लिया, तो ऐसे ही चलता रहता है यहाँ पे। ठीक है, 14 आप देखोगे द किंग। अब यहाँ से नेपाल का स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से नेपाल का खेला स्टार्ट होता है कि नेपाल में क्या क्या हुआ था। The king accept the demand of new democratic constitution in pressure of strong protesting। देखो since ancient time शुरू से नेपाल में हिंदू किंगडम यानी हिंदू राजाओं का राज रहा है। नेपाल एक हिंदू स्टेट रहा है शुरू से ही। ठीक है, लेकिन 1990s के अराउंड, ठीक है, 1990s के अराउंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, जिसको हम पहला जन आंदोलन जन आंदोलन 1 बोलते हैं। ठीक है, 1990s में इसके प्रेशर में आके जो किंग होते हैं वो वहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं 1990s के अराउंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम। ड्यू टू द राइज ऑफ माओविस्ट किंग मूवमेंट, किंग अबॉलिश पार्लियामेंट्री एंड डिसमिस्ड द गवर्नमेंट इन। देखो अब 1990s में जो किंग होते हैं वो तो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के अंडर में मतलब प्रेशर में आके वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म तो कर देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पे माओविस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी रिबेलियन स्टार्ट हो जाता है, आर्म्स रिबेलियन स्टार्ट होता है, लोग एक दूसरे को नॉन वायलेंट मूवमेंट मारा जाता है एक दूसरे को। तो ये देखते हुए 2002 में, ठीक है, 2002 में जो वहाँ के किंग होते हैं वो उन्होंने जो वहाँ पे पार्लियामेंट था उसको डिसमिस कर दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, अब फिर एक बार होता है कि यहीं पे एक बार देख लो आप, यहाँ पे फिर एक बार 2006 में एक और मूवमेंट स्टार्ट होता है, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ठीक है, इसको हम जन आंदोलन 2 बोलते हैं, जन आंदोलन 2, इसको हम जन आंदोलन 2 बोलते हैं, और जो 1990s में हुआ था उसको जन आंदोलन 1 बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट हो रहा था 2006 में, इसको 7 पार्टी अलायंस लीड कर रहा था। ठीक है, SPA यानी 7 पार्टी अलायंस, ठीक है, 7 पार्टी अलायंस लीड कर रहा था। इसमें 7 पार्टी अलायंस में वहाँ की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, वहाँ की माओविस्ट पार्टी भी थी। ठीक है, देखो अब माओविस्ट मीन्स क्या होता है? माओविस्ट मीन्स होता है
कम्युनिस्ट हु बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ माओ। अब फॉर एग्जांपल आप भी किसी की विचारधारा को मानते होगे, फॉर एग्जांपल आप भी महात्मा गांधी को मानते होगे, आप भी भगत सिंह को मानते होगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, सबकी एक विचारधारा होती है, सब एक किसी ना किसी एक आइडिया को मानते हैं, ठीक, और वो आइडिया किसी और का होता है। तो आप तो उस आइडिया को मानते हो, लेकिन साथ ही में आप कुछ और अपने आइडिया भी उसके साथ रखते हो, ठीक है, अपने आइडिया भी उसके साथ रखते हो, और आपका भी आइडिया सही होता है और उनका भी आइडिया, तो उन दोनों को मिला के आप एक दूसरा आइडिया बनाते हो, ठीक है। तो उसी तरह सिमिलर यहाँ पे भी है। कम्युनिस्ट एक आइडिया था जिसको माओ जेडोंग मानते थे, यानी माओ जेडोंग जो चाइना के फर्स्ट वो जो लीडर थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कम्युनिस्ट पार्टी के, माओ जेडोंग मानते थे उसको, ठीक है। लेकिन इनकी खुद की एक अलग विचारधारा थी, ठीक है। वो कम्युनिस्ट को मानते थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंज करके ये अपनी एक विचारधारा बनाए जिसको हम माओविस्ट विचारधारा बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई? माओविस्ट कौन होते हैं? माओविस्ट एक कम्युनिस्ट होते हैं जो बिलीव करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ माओ को, माओ के आइडियोलॉजी पे, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे ये PYQs स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे आपके बोर्ड्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका इज फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है। आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो कि श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए थे सिंगलीज और तमिल में, तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दिए हो, आपको उसमें से फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। पॉलिटिक्स इन श्रीलंका फेवर्ड सिंगलीज, बिल्कुल सही बात है। जो पॉलिटिक्स श्रीलंका की थी शुरू से ही सिंगली को फेवर करती, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ तमिल वेयर नेग्लेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। LTTE वॉज सपोर्टेड बाई सार्क्स कंट्रीज। LTTE का फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म, जो वहाँ पे था, इसको सार्क कंट्रीज सपोर्ट करते थे, यानी सार्क जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो बिल्कुल गलत बात है ये भाई, ऐसा कोई कंट्री सपोर्ट नहीं करता था LTTE को, ठीक है। श्रीलंकन एथनिक प्रॉब्लम इन्वॉल्व द सिंगलीज एंड द तमिल, बिल्कुल सही बात है। श्रीलंका का जो एथनिक प्रॉब्लम था उसमें सिंगली और तमिल इन्वॉल्व थे। अब इसमें हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं। श्रीलंका जो हमारे साउथ में है, साउथ कंट्री है हमारे, हम अगर इंडिया के हिसाब से देखो तो साउथ में आता है, नीचे आता है। तो इसमें क्या हुआ, जब ये 1948 में इंडिपेंडेंस को मिली थी, ठीक है, 1948 में, मे बी, हाँ 1948 में इसको इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, 1948 में, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो यहाँ के नेटिव पीपल थे, यानी सिंगलीज यहाँ के नेटिव पीपल थे, इन्होंने यहाँ के पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट स्टार्ट कर दिया था। और जो यहाँ के तमिल पीपल थे, यानी जो इंडिया से माइग्रेट करके तमिल पीपल गए थे वहाँ पे, उनके जो राइट्स थे उनको ना बोलने दिया जाता था, ना उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन था कहीं भी, ना गवर्नमेंट में कोई पार्टिसिपेशन था। तो इसको देखते हुए ना जो तमिल लोग थे, इन्होंने अपना डिमांड रखा वहाँ के सामने, लेकिन फिर भी उस डिमांड को यहाँ के सिंगली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने हटा दिया, ठीक है। अब इसी को देखते हुए श्रीलंका जो तमिल पीपल थे, उन्होंने LTTE फॉर्म की, ठीक है, LTTE फॉर्म किया उन्होंने, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, ठीक है। अब ये एक मिलिटेंट ग्रुप था, ठीक है, जिसकी डिमांड थी कि या तो इनकी डिमांड थी कि सारी डिमांड हमारी पूरी की जाए, जो भी हम चाहते हैं कि हमें भी गवर्नमेंट में रिजर्वेशन दी जाए, हमें भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन मिले, और या तो अगर आप कुछ न कर पा रहे हो तो हमारे लिए एक हमारा तमिल इल्म यानी एक तमिल कंट्री बना दो। श्रीलंका जो कि इतना बड़ा सा है, उसमें से एक एरिया हमें तमिल इल्म यानी तमिल कंट्रीज़ के नाम से दे दिया जाए, ठीक है। ये डिमांड थी LTTE की, ठीक है। यानी ये आप 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा इसके बारे में। सॉरी, चलो अब श्रीलंका के विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट श्रीलंका के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको ट्रू स्टेटमेंट इसमें से बताना है, ठीक है। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, बिल्कुल सही बात है, 1948 में इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। पॉलिटिक्स ऑफ श्रीलंका वॉज डोमिनेटेड बाई पीपल हु वांट टू गिव राइट्स टू तमिल पीपल, बिल्कुल गलत बात है। श्रीलंका का जो पॉलिटिक्स था वो सिंगली डोमिनेट करते थे, और वो कोई भी राइट नहीं देना चाहते तमिल पीपल को, ठीक है। तमिल पीपल वेयर द माइग्रेंट ऑफ फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, बिल्कुल सी बात है। जो तमिल पीपल थे, यहाँ के तमिल लोग थे, वो इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका में गए थे अपने काम के लिए, ठीक है, काम करने के लिए, ठीक है। सिंगली पीपल थॉट श्रीलंका बिलोंग टू देम, दैट्स वाई दे डिड नॉट गिव एनी राइट्स टू तमिल, बिल्कुल सही बात है। सिंगली पीपल को ये लगता था कि जो श्रीलंका है उनको बिलोंग करता है, तो सारे राइट्स उन्हीं के पास होने चाहिए, ना कि
तमिल लोगों के पास। तो अब से 1 सी और डी, 1 ए सी और डी किस में है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, और ए सी और डी सब में है, ये करेक्ट है, ऑप्शन बी गलत है। अब अगर वेट, अब देखोगे आप, इन विच ईयर इंडिया श्रीलंका साइन पीस रिकॉर्ड। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब स्टार्ट होने, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लगा जब एलटीटी फॉर्म हो गई और एलटीटी और जो श्रीलंकन फोर्सेस थे उनके बीच में वॉर स्टार्ट हो गई। तो जो साउथ इंडियन पीपल थे, यानी जो तमिल लोग थे हमारे इंडिया में, तमिलनाडु के, कर्नाटका के, वो लोगों ने हमारे गवर्नमेंट में प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली जो वहाँ पे तमिल थे वो तो इंडियन ही थे, इंडिया से ही गए थे। तो इंडियन सेंटीमेंट, जैसे आज आप देख रहे हो कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पे अटैक होते हैं तो इंडिया में भी आग लगती है, तो वैसे ही उस टाइम पे हुआ, ठीक है। और उस टाइम पे क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने 1987 में श्रीलंका के साथ पीस रिकॉर्ड साइन किया। 1987 में इंडिया श्रीलंका के साथ पीस रिकॉर्ड साइन होता है। इसमें क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने ट्रूप्स, यानी इंडियन गवर्नमेंट की जो इंडियन आर्मी होती है वो जाती है श्रीलंका में। और श्रीलंका में क्यों जाती है? क्योंकि श्रीलंका और जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है जो एलटीटी है उनके बीच में समझौता करा सके। लेकिन होता क्या है कि अचानक से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो इंडियन आर्मी है और जो एलटीटी है ये दोनों एक दूसरे के फाइट में आ जाते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अब इंडियन आर्मी का जो प्रेजेंस होता है वहाँ पे श्रीलंका में, वो वहाँ पे हटने लगा। वहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगता कि बाहर का कोई कंट्री हमारे कंट्री में आके इंटरफेयर कर रहा है। तो इसी वजह से 1987 में ही जो इंडियन ट्रूप्स गए होते हैं उनको विड्रॉ कर दिया जाता है, ठीक है, विड्रॉ कर लिया जाता है वहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब हमारा 21 क्वेश्चन आ गया। मैच द फॉलोइंग बताना है आपको, ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है, ठीक है। इसमें से आपको मैच द फॉलोइंग बताना है। द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन साउथ एशियन रीजन, ठीक है। तो इसमें तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, श्रीलंका ने किया था सबसे पहली बार, ठीक है, श्रीलंका ने किया था, ठीक है। अर्लियर द कंट्री हैड द सुल्तान एंड इट्स हेड ऑफ स्टेट, नाउ इट्स रिपब्लिक। ये पहले क्या होता था, पहले मालदीव में ऐसा था कि पहले जो सुल्तान आपके हेड ऑफ स्टेट हुआ करते थे, आज के टाइम पे ये रिपब्लिक है, ठीक है। साउथ एशिया है एक ऐसा कंट्री जो लैंड लॉक्ड है, नेपाल, बिल्कुल नेपाल लैंड लॉक्ड है, ठीक है। इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मिलिट्री एंड द प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप, द मिलिटेंट हैव प्रिविलेज ओवर डेमोक्रेसी इन द कंट्री। अब ऐसा कौन सा कंट्री है साउथ एशिया में जो मिलिटेंट और जो मिलिट्री है और प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप है, एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आते रहते हैं हमेशा, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो हमेशा मिलिट्री की बनी रहती है। इसमें बिल्कुल इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है भाई। पाकिस्तान के लोग हमेशा चाहते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी हो, लेकिन उनका कोई चलता ही नहीं है क्योंकि मिलिट्री उतनी पावरफुल है यहाँ पे। तो मिलिट्री यहाँ का हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इंडिया की जगह श्रीलंका हो सकता है, श्रीलंका। यहाँ ये PYQ क्वेश्चन है, अगर CBSE अपने तरफ से कुछ गलत करती है तो उसके आपको फ्री नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो A का देखो, अब A का क्या है, 2 है, A का 2 सिंपल है, यहाँ पे मारो, ठीक है। 22वें पे आते हो आप, यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यानी MCQ खत्म हो गए सारे, और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट है आपके। एक्सप्लेन एनी 2 रीजन फॉर द प्रोटेस्ट बाय द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान प्रेयर टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। अब ऐसे 2 रीज़न आपको बताने हैं जिसकी वजह से जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, यानी बांग्लादेश के, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में, ठीक है। तो पहला रीज़न लिखोगे, ये आप लिख सकते हो कि यहाँ के जो कल्चर था, यहाँ का जो कल्चर था उसको डोमिनेट करता, उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। उनके ऊपर उर्दू ज़बरदस्ती फोर्सफुली वो किया जाता था, उर्दू इम्पोज किया जा रहा था, ठीक है, जो इनकी लैंग्वेज है उसको हटा के। और तीसरी बात, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, यानी जो गवर्नमेंट इन्होंने 1972 में जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, 1972 में जो गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे, तो पाकिस्तान जो दो पाकिस्तान थे, तो उसमें से जो वेस्ट पाकिस्तान था इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश था इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और इवेंचुअली आसानी से इन्होंने जीत लिया था इलेक्शन को,
ठीक है। तो अब गवर्नमेंट यहाँ पे बनती, यहाँ पे नहीं बनती, तो यहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से यहाँ के जो शेख मुजीबुर रहमान थे जिन्होंने इलेक्शन जीता था, इनको बंद कर दिया गया था, ठीक है। इसके सर इसके जो मॉडल आंसर हैं कि आंसर आपको क्या होना चाहिए, ये मैं एक साथ ही सब कुछ का आंसर मैं एक साथ टेलीग्राम में डाल दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर लो वहाँ से, और एक साथ आपको सारे आंसर मिलेंगे। आप उसमें से जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बता दूंगा, वो आप आराम से याद करके चले जाना, वही लिख देना, आपको आंसर क्वेश्चन है वही सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक, और नंबर भी अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग स्टेबल डेमोक्रेसी। और आपको 2 रीज़न ऐसे बताने हैं कि पाकिस्तान हमेशा फेल क्यों हो जाता है डेमोक्रेसी बनाने में, ठीक है। तो इसमें आपको आप बहुत आसानी से रीज़न लिख सकते हो। पहला रीज़न यही है कि यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है ना, यहाँ वहाँ के लोग भी बड़े मतलब बुद्धिहीन है, बुद्धि का विकास बहुत कम हुआ है। जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है तो उसमें मिलिट्री का पूरा रोल होता है, तो वहाँ के लोग वहाँ की मिलिट्री को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ताकि वो इंडिया से दुश्मनी निकाल सकें। उनके औकात की बस की कुछ है नहीं, लेकिन वो इंडिया मिलिट्री को सपोर्ट करने लगते हैं, ना कि उनके गवर्नमेंट को। पहला ये रीज़न हुआ कि वहाँ पे मिलिट्री बहुत स्ट्रांग हो गई है इसकी वजह से। दूसरा रीज़न ये होता है कि इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है वहाँ पे डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, ठीक है। कोई सपोर्ट नहीं करता इंटरनेशनल की डेमोक्रेसी, कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं करती वहाँ पे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, ठीक है। और तीसरा अगर आप देखें तो जो भी बड़े कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए, अमेरिका है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रहने देना चाहते। क्यों? वहाँ पे मिलिट्री स्ट्रांग रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और वो चाहते हैं कि अगर कोई मिलिट्री स्ट्रांग होगी तो वहाँ की जो न्यूक्लियर पावर है उसको सेफ्टी रहेगी, या फिर अगर डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो गई तो कोई भी आके वहाँ पे मीन्स वहाँ के न्यूक्लियर पावर को वो कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो हाईलाइट एनी 2 फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन बांग्लादेश। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश के 2 फीचर्स आपको हाईलाइट करने हैं तो पहला आप लिखोगे कि ये पार्लियामेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म पे बेस्ड था, और दूसरा वो एक सेकुलर स्टेट बना था, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हो गए, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन ऑल सीट्स इन द 1917 इलेक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान एंड अंडर विच ऑफ द हुज लीडरशिप, ठीक है। तो 1970 में जो इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में, उसमें जो ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी, यानी जो बांग्लादेश की पार्टी थी, अवामी लीग, ठीक है, अवामी लीग ने सारे सीट्स जीते थे, और यही अवामी लीग जो थी वो गवर्नमेंट बनाने वाली थी, ठीक है। और किसके अंडर में? ये शेख मुजीबुर रहमान के अंडर में ये पार्टी बनी थी, ठीक है। और यही उनको, जो पाकिस्तानी थे उनको रास नहीं आया तो शेख मुजीबुर रहमान को बिठा के जेल में डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 अब देखते हैं हम। वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, देखो आप। एक्सप्लेन एनी 2 मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान इन एस्टैब्लिशिंग सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। सीबीएसई हमेशा एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछती है हमेशा से, ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं। डिस्क्राइब एनी 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन श्रीलंका डिस्पाइट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए थे, ठीक है। श्रीलंका में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे। श्रीलंका में इथनिकल कॉन्फ्लिक्ट थे बहुत ज़्यादा, सिंगली और तमिल के बीच में, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया। ऐसा क्यों है, ठीक है। अब इसमें से अगर आप बताओ तो पहला फैक्टर ये है कि ये श्रीलंका सबसे पहला कंट्री है ना जिसने साउथ एशिया में, जिसने अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज सबसे पहले ओपन किया था, ताकि बाहर का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आ सके, ठीक है। पहला 1978 में इसने अपने 78 में क्या लिखते हैं यार, 1978 में इसने सबसे पहले अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया था, ठीक है। दूसरा, ये पहला कंट्री है साउथ एशिया का जिसने जो अपना पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है उसको सबसे पहले कंट्रोल किया था इसने, ठीक है। ये हो गया दूसरा रीज़न। तीसरा, ये सिविल वॉर के टाइम पे भी इसने पर कैपिटा इनकम मेंटेन करके रखी थी, अपनी पर कैपिटा इनकम और जीडीपी मेंटेन करके रखी थी अपने, ठीक है। इसका चौथा रीज़न आप लिख सकते हो कि जब भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए हैं, जब भी सिविल वॉर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको उखाड़ के फेंक दिया गया हो, मतलब फेंक दिया गया, लेकिन वहाँ पे जो और चीज़ भी जो होती है ना, सब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मोनार्क आ जाता है या कोई मिलिट्री रूल आ जाता है, हमेशा से डेमोक्रेसी वहाँ पे रही है और डेमोक्रेसी ही वहाँ पे आगे हमेशा बढ़ती है, ठीक है। ये 4 रीज़न हो गए।
और क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम देखें तो डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीड टू सिविल वॉर इन बांग्लादेश। ये सब नॉर्मल सी बात है, अभी मैंने बताया कि जो वहाँ की पार्टी थी अवामी लीग, उसको बंद कर दिया गया था, शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया था, और जो माइग्रेशन स्टार्ट हुआ ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में वो, और जो भी वहाँ पे जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहे थे अभी, उनको याया खान ने उसको दबाया था, फोर्सफुली दबाया था, वो सारे रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से। ये देखो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, आप अपने हिसाब से भी आंसर इसमें लिख सकते हो, लेकिन हाँ ये होना चाहिए कि आंसर उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब 29 अगर देखें हम इंडिया इंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशन विथ भूटान, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विथ 2 एग्जाम्पल। देखो इंडिया और भूटान का जो रिलेशन है, भूटान एक बहुत अच्छा और एक बहुत शांत स्टेट है, ठीक है, उससे हमें ना कभी दिक्कत हुई है, ना कभी भूटान को हमसे दिक्कत हुई है, ना हमें कभी भूटान से। भूटान बहुत शांत और बहुत छोटा सा देश है जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है कि कल उस पर अगर किसी ने वॉर किया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी कि हमें जाकर उसको बचाना है, ठीक है। देखो टू इसमें अगर एग्जांपल देने हैं आपको तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे जो भूटान की जो मोनार्की है, यानी जो वहाँ के राजा हैं, वो इंडिया को हेल्प करते हैं ताकि जो नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंट हैं, यानी जो इंडिया को तोड़ना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट को, उनको कंट्रोल करने में, ठीक है। नॉर्थ जो भूटान भी है, देखो भूटान भी एक बॉर्डर लगाता है आसाम से और अरुणाचल प्रदेश से, तो वहाँ के जो गवर्नमेंट, वहाँ के जो मोनार्क हैं यानी जो राजा हैं, वो इंडिया की बहुत हेल्प करते हैं ताकि जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे कोई शांति बनी रहे, ठीक है। और इंडिया भी साथ में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एड भी देता है। तो बहुत एक अच्छा रिलेशन हम दोनों मेंटेन करते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेस्ट को भी सपोर्ट करते हैं। और अब ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं देने वाला। एनालाइज एनी 2 रीज़न फॉर द प्रॉब्लम दैट इंडिया हैज़ विथ स्मॉलर नेबर। अब इंडिया के जो स्मॉलर नेबर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर शेयरिंग को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इंडस वाटर, फिर जो बांग्लादेश में है ब्रह्मपुत्रा है, गंगा है, सब इंडिया से ही होके जाती हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होती है। क्या 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 ऐसे दिक्कत है आपको खुद बताना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सो अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया यहाँ पे। सो थैंक यू एवरीवन, और if you like this video, do subscribe our channel. Till then, keep learning, keep growing, stay connected. God bless you all. Jai Hind.